मुझे लगता है इसका दो फैक्टर है, पुश फैक्टर भी है और पुल फैक्टर भी है। जॉब में भी 1 घंटे लंच का टाइम मिलता है और बीच में भी कुछ से कुछ काम में टाइम मिल जाता था, तो मैं उस टाइम को भी यूटिलाइज करता था। कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी का बिग रोल प्ले होता है, क्योंकि अगर आज हम छोड़ देते हैं तो 2 दिन बाद फिर उसको कंप्लीट करने में हमारे 2 दिन और चले जाते हैं। मुझे ये आइडिया लग गया था कि एटलीस्ट 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं या मॉडिफाइड होते हैं, और कुछ ही क्वेश्चन तो 5 से 10 क्वेश्चन 150 में रिपीट हो ही जाते हैं। इकोनॉमी सर्वे अच्छे से गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ लेते हैं तो उससे ज़्यादा नहीं आता है। आपका एक सेल्फ नोट प्रिपेयर कर लें, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करें, ताकि वो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि क्योंकि सारे लोग तो सेम ही बुक से ऑलमोस्ट प्रिपेयर करते हैं, तो आपको अलग वही बनाया। ऐसा भी होता था कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले तक मुझे लगता था मैं भूल रहा हूँ, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में होता है कि मैं चीज़ ये भूल रहा हूँ, बट अगर आप उस चीज़ को आप उस टाइम पलट के 10 मिनट देख लें तो आपको याद आ जाता। मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, तो एटलीस्ट ये सीखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ आलोक रंजन सर हैं। 66 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है सर का, उसमें 84th रैंक है और सर को आरडीओ सर्विस अलॉट हुआ है। तो सर से हम जानेंगे कि सर का जर्नी कैसा रहा है, कैसे एक्सपीरियंसेस रहे थे प्रिपरेशन के दौरान, और क्या इनके कंटेंट थे, क्या बुक लिस्ट वगैरह थे, और सबसे बड़ी बात कि सर्विस के साथ जॉब के साथ एलएनटी में सर अभी जॉब करते हैं, तो उसके साथ कैसे टाइम निकालते थे और जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन होता है सर से हम जानेंगे। तो यदि आप लोग मेरा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ब्रीफली अपने बारे में बताएं। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम आलोक रंजन है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2019 में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद से मैं गेट भी किया था, बट गेट में अप्रॉक्स 2000 रैंक थे, तो पीएसयू नहीं मिला और मेरा कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो मैंने जॉब ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे आगे फिर से गेट का प्रिपरेशन करना है या कुछ और करना है, तो 2019 के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे बीपीएससी के लिए जाना है। तो उसके बाद मैंने बीपीएससी का प्रिपरेशन किया और 2020 में प्रीलिम्स दिया। उसके बाद हुआ तो उस तरह से फिर आज। सर आपका अटेम्प्ट कौन सा था और मीडियम क्या था? मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था, क्योंकि मैंने शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया था, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और ऑप्शनल सब्जेक्ट? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, क्योंकि मैं कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही पढ़ा हूँ, इसलिए। जी सर, एस्पिरेंट को ऐसा लगता है जो आर्ट्स कम्युनिटी वाले होते हैं कि यहाँ पे भी इंजीनियर आ रहे हैं, आईआईटी वाले आ रहे हैं, एनआईटी वाले आ रहे हैं, बीटेक वाले आ रहे हैं, तो ये मोटिवेशन वगैरह आप लोग कहाँ से मिलता है कि हाँ सिविल सर्विसेज में जाना है? इससे पहले, आज से 10 साल पहले जो ज़्यादा मतलब कि मास मतलब आते थे वो ह्यूमैनिटी वाले आते थे, तो ये मोटिवेशन वगैरह कहाँ से मिल रहा है आप लोग? मुझे लगता है इसका दो फैक्टर है, पुश फैक्टर भी है और पुल फैक्टर भी है। तो कुछ लोग तो इसलिए भी आते हैं क्योंकि वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कुछ लोग को जॉब नहीं मिलता है, लेकिन हमें लगता है मेरे लिए पुल फैक्टर वर्क किया। शुरू से बिहार में जानते हैं कि लोग सिविल सर्विसेज के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं या ज़्यादा रुझान होता है, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था और मैं सर्विसेज में इंटरेस्ट लेना चाहता था, मैं सर्विस करना चाहता था बिहार के लिए, तो इसलिए मैंने इसका पढ़ाई स्टार्ट किया। तो यही है। सर जॉब के साथ मतलब कि प्राइवेट जॉब के साथ खास करके मतलब तैयारी करना काफ़ी मुश्किल माना जाता है, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो उसको टाइम को आपने कैसे मैनेज किया था? क्या टाइम टेबल अगर आप फॉलो करते थे? स्टार्टिंग में तो मुश्किल होता था, पर मैं कॉलेज में भी मेरा आदत था सवेरे सोना और जल्दी उठना, तो वो कहीं ना कहीं मेरा जॉब लाइफ में भी वर्क किया। मैं लगभग 5 बजे हर रोज़ उठ जाता था, तो मेरे को कम से कम जॉब जाने से पहले 2 से 3 घंटे का टाइम मिल जाता था, तो मैं उस वक्त जो जो डेली मुझे करना था वो मैं कर लेता था। और फिर जॉब में भी 1 घंटे लंच का टाइम मिलता है और बीच में भी कुछ से कुछ काम में टाइम मिल जाता था, तो मैं उस टाइम को भी यूटिलाइज करता था। और फिर 6 के करीब मैं जब रूम पे आता था, उसके बाद भी मैं 3 से 4 घंटे पढ़ने का कोशिश करता था। मेरा ये टारगेट ये नहीं रहता था आवर वाइज, मेरा टारगेट ये रहता था कि मुझे आज ये करना है, और वो करने के बाद ही मैं अपना दिन को अंत करता था। सर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सर अपने मतलब बीपीएससी क्रैक कर लिया। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं 3-3, 4-4 बार उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है, मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है। मैं सब 3 टिप्स आपसे मैं सब पूछना चाहूँगा कि जो आपने बीपीएससी के लिए फॉलो किया है और जो एस्पिरेंट आप सुन रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जो 3 टिप्स आप देना चाहो। मैं एलएनटी में एज ए प्लानिंग इंजीनियर था, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग वाला पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने एक अच्छा सा प्लान बनाया। मैंने सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से रीड किया और मुझे लगा कि मेरे अकॉर्डिंग क्या सही है। जैसे ऑप्शनल मैंने इलेक्ट्रिकल चूज किया, इट में भी यूपीएससी में मैं इलेक्ट्रिकल चूज नहीं करूंगा, क्योंकि यूपीएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बहुत सारे पार्ट आते हैं, बट बीपीएससी में बहुत सारे पार्ट आते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन करना होता है, तो इस कारण से मैंने इलेक्ट्रिकल को ऑप्शनल चूज किया। और बाकी सब्जेक्ट के लिए मैंने सिलेबस के हिसाब से अपना
प्लान किया और उस तरह से किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हार्ड स्टडी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वे में प्रिपेयर करना ज़रूरी है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ सही है, बट हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी का बिग रोल प्ले होता है। क्योंकि अगर आज हम छोड़ देते हैं तो 2 दिन बाद फिर उसको कंप्लीट करने में हमारे 2 दिन और चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर है। और मुझे लगता है कि लिमिटेड सोर्स भी कहीं ना कहीं वर्क करता है, क्योंकि अभी की दुनिया में मुझे लगता है सोर्स सरप्लस है। लोगों को पढ़ने के लिए बहुत सारे सोर्स हैं, तो लोग कंफ्यूज होते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं उस पे पहले अपने आप को डिसाइड किया कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उस हिसाब से मैंने अपने आप को प्रिपेयर्ड किया। ओके सर, जैसे कि आपने रिसोर्सेज की बात करी सर, तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। मार्केट एक तरीके से पूरा मटेरियल से पटा हुआ है। जो नया एस्पिरेंट है, जो न्यू कमर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, उन्हें मतलब वो नहीं कर पाते, फिल्टर आउट नहीं कर पाते उन्हें कौन सा कंटेंट पर रिलाई करना है। तो जो आपने डिसाइड किया NIT में बीटेक करने के बाद में कि मुझे अब जाना है सिविल सर्विसेज की तरफ, तो आप प्राइमरी रिसोर्सेज की बात करिए तो वो क्या थे? जी देखिए, पहले तो मुझे लगा था कि मुझे प्रीलिम्स का अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो क्योंकि मेंस का मेरा एक सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था और बाकी 2 सब्जेक्ट में मैंने पहले से प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन देखे थे, तो मुझे ये आइडिया लग गया था कि एटलीस्ट 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं या मॉडिफाइड होते हैं, और कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायनेमिक होते हैं, लेकिन जो भी रिपीट होते हैं या मॉडिफाइड होते हैं उस पर मुझे राइटिंग स्किल पे वर्क करना था। तो वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे सबसे बड़ा हर्डल्स स्टूडेंट के लिए BPSC में प्रीलिम्स होता है। तो प्रीलिम्स पास करने के लिए कुछ सब्जेक्ट के तो मुझे आइडिया थे कि कहाँ से करने हैं। कुछ सब्जेक्ट जैसे बिहार के रिलेटेड उस टाइम मुझे इंग्लिश के बुक नहीं मिल पा रहे थे और मैं इंग्लिश मीडियम से था। हाँ, तो जैसे इम्तियाज़ अहमद सर का एक बुक है बिहार एक परिचय, तो मैं उसको पूरा हिंदी मीडियम में पढ़ा, लेकिन मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके पढ़ा, तो टाइम लगा। तो जैसे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, तो साइंस बैकग्राउंड वालों को तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो पड़ता है, उसे रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि साइंस पढ़े हुए बहुत दिन हो गए थे। फिर 30 से 35 क्वेश्चन हमारा जो आता है वो करंट अफेयर से आता है, और लगभग उसी 30 से 35 क्वेश्चन हमारा जो आता है हिस्ट्री से आता है। और मैथ्स अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो मैथ्स का 10 क्वेश्चन वो उतना हार्ड नहीं होता है, वो एक बार आप प्रीवियस ईयर भी कम से कम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। और फिर वही 10 से 15 क्वेश्चन आपका पॉलिटी का रहता है, उसी अप्रॉक्स में ज्योग्राफी का, और उसी अप्रॉक्स में इकोनॉमिक्स का रहता है। तो अगर मैं सोर्सेज का बात करूं तो मैंने हिस्ट्री में, अगर आप एंशिएंट और मेडिवल का बात करेंगे तो मैंने 11th क्लास का तमिलनाडु बोर्ड का जो बुक आता है वो मैंने पढ़ा था। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम को 1-2 बार रिवाइज किया, अच्छे से किया मुझे लगता है। और इसके साथ साथ ये सारा रिवीजन करने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो और ख़ासकर BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 1 बार 2 बार जितना बार कर सकते हैं करें, क्योंकि कम से कम हर एग्ज़ाम में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे प्रीलिम्स में तो 5 से 10 क्वेश्चन 150 में रिपीट हो ही जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हिस्ट्री के तो हो ही जाते हैं क्योंकि हिस्ट्री में बहुत कम ही नया पूछा जाता है। फिर पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा, तो लक्ष्मीकांत में अप्रॉक्स 70 चैप्टर हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्लियामेंट के बाद लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पंचायती राज से बहुत सारे आते हैं, तो वो सारे मैंने मतलब पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया ताकि कोई भी चैप्टर बाकी नहीं रह जाए। फिर मैंने, लोगों ने बहुत बोला कि लूसेंट पढ़ना चाहिए, पर मैंने लूसेंट कभी नहीं यूज किया। NCERT को पढ़ा कि नहीं? हाँ, मैंने NCERT पढ़ा, मैंने ज्योग्राफी के लिए 11th-12th का NCERT पढ़ा, मैंने इकोनॉमिक्स के लिए मुरनाल सर का आता है अनअकैडमी पे, मैंने वो फॉलो किया, लेकिन वो बहुत वास्ट है, BPSC में उसका उतना यूज है नहीं। BPSC में मुझे लगता है अगर आप इकोनॉमी सर्वे अच्छे से गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ लेते हैं तो उससे ज़्यादा नहीं आता है। ज्योग्राफी में फिर NCERT के साथ साथ मैपिंग भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग ज्योग्राफी में 5 से 7 क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो इस तरह से मैंने फॉलो किया। कोई सब्जेक्ट अगर बच रहा हो तो? नहीं सर, ठीक है। लेकिन आप इंजीनियर हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं साइंटिफिक स्टडी करने वाला कहीं ना कहीं मेथड रहता होगा, जो आर्ट्स यूनिटी वाले कहीं ना कहीं लैक करते हैं। और BPSC में भी सिलेक्शन जो है कि अब बीटेक वालों का ज़्यादा हो रहा है ना, आर्ट्स यूनिटी वालों का कम हो रहा है। BPSC में तो IIT वाले बीटेक वाले ज़्यादा कर ही रहे हैं, NIT वाले। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, जो आर्ट्स यूनिटी वाले जो नहीं कर पाते, क्या स्मार्ट स्टडी कहा जाए फिर साइंटिफिक स्टडी कहा जाए, तो उसको कैसे वो फॉलो करे? जैसे आपके पास कोई इसके लिए मतलब बताने के लिए कुछ है तो बताएं।
हाँ सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब ये बीटेक वाले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या इनके लिए कुछ साइंटिफिक टेम्पर वर्क कर रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत एज मिलता है क्योंकि हम कॉलेज में उस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं। क्योंकि 4 साल इंजीनियरिंग आपको सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं सिखाता है, आपको बहुत कुछ और भी सिखा देता है, तो वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि बाकी जो भी बैकग्राउंड वाले हैं इंजीनियरिंग को छोड़ के, वो एटलीस्ट सबसे पहले सिलेबस पे थोड़ा वर्क करें एक दिन तक। हाँ, एनालिटिकल हो, क्योंकि सिलेबस बहुत ह्यूज नहीं है बीपीएससी का। अगर ढंग से एनालाइज किया जाए तो बहुत ह्यूज नहीं है, कुछ कुछ चीज़ ही डायनेमिक है। जैसे मेंस में आपका करंट अफेयर्स थोड़ा डायनेमिक है, तो उस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पलट के देखें तो 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना होता है, तो वो 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड ही होते हैं। आपको पता है कि संथाल मूवमेंट आएगा ही आएगा, आपको पता है कि 3 तरह का जो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पटना कलाम है या इस तरह का जो पेंटिंग वाला है, वो कोई ना कोई एक क्वेश्चन उससे रहेगा ही रहेगा। तो आपको एटलीस्ट उस पर एक मतलब आपका एक सेल्फ नोट प्रिपेयर कर लें, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करें, ताकि वो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि, क्योंकि सारे लोग तो सेम ही बुक से ऑलमोस्ट प्रिपेयर करते हैं, तो आपको अलग वही बनाएगा कि आप उसमें वैल्यू एडिशन क्या किए। तो ये सारा चीज़ आपका वर्क कर सकता है। और मुझे लगता है कंसिस्टेंसी, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, कंसिस्टेंसी मैटर कर जाता है इन सारे चीज़ों में। दोस्तों, घर बैठे आपको यूपीएससी पीसीएस की ऑल मटेरियल्स चाहिए, लाइक ऑल स्टैंडर्ड बुक्स, ऑल नोट्स लाइक डिस्टी विजन, वाजीराम ईटीसी, एनसीईआरटी बुक्स, ओल्ड न्यू एनसीईआरटी, मिक्स एनसीईआरटी, तो दिल्ली के आप राजेश बुक स्टोर से मंगा सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके। थैंक यू। ओके सर, याद करने की टेक्निक होती है, रिवीजन टेक्निक में बेसिकली बात करना चाहूँगा कि कैसे रिवीजन किया जाए कि ज़्यादा समय तक माइंड में वो कैरी हो सके कंटेंट। जैसे कि कोई चीज़ हमने, कोई टॉपिक हमने पढ़ा, मान के पंचायती राज में पढ़ रहे, तो उसमें जो भी टर्म है जो कि हमें याद करने के लिए, मतलब डीप स्ट्रेटेजी की बात, मैं अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लेकिन याद करने के लिए कोई फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है, तो उसको सर कैसे उसको याद किया जाए और कैसे रिवीजन वाला टेक्निक अपनाया जाए? जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब भूल जाते हैं, कुछ दिन पढ़ने के बाद हम सब भूल जाते हैं। और इसका मैं जो टेक्निक यूज किया, बाकी लोगों का तो नहीं पता, मैं बार बार उसको पढ़ता था। और एटलीस्ट कोशिश तब करता था जब मुझे लगता था कि मैं बार बार पढ़ने के बावजूद भी भूल जाऊंगा, मैं उसको लिख कर पढ़ने का कोशिश करता था ताकि मुझे याद रहे। फिर मैं उसका नोट्स जब बनाता था, तो अगर मैं 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद मुझे ऐसा फील होता था कि अगर मैं भूल जाऊँगा, तो मैं उसको फिर से एक बार देख लेता था। सोने से पहले आधे घंटे 1 घंटे रिवाइज कर लेता था, तो वो बहुत दिन तक रहता था। बहुत बार ऐसा भी होता था कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले तक मुझे लगता था मैं भूल रहा हूँ, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में होता है कि मैं चीज़ ये भूल रहा हूँ, बट अगर आप उस चीज़ को आप उस टाइम पलट के 10 मिनट देख लें तो आपको याद आ जाता है। तो बस हमें कभी कभी ऐसा लगता है हम भूल रहे हैं, लेकिन सच में हम भूलते नहीं हैं। सो सर, कोचिंग की बात करिए, आपने कोचिंग सर लिया नहीं है, तो आपको कभी रियलाइज हुआ कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए और चीज़ों को हम अच्छे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं? हालांकि आप सिलेक्टेड हैं, तो आपने कोचिंग एकदम नहीं लिया है, तो बिना कोचिंग के पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल बिना कोचिंग के पॉसिबल है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि रिसोर्स सरप्लस है। तो अगर आप एनालिटिकल सोचते हैं, आप बेटर वे में प्लान करते हैं, तो आपको मटेरियल सारे मिल जाएंगे, सारे अवेलेबल हैं अभी के टाइम में। तो बस आपको उसको बेटर वे में प्लान करना है। और जहाँ तक बात हुई मेरा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोचिंग लेना चाहिए या नहीं, तो नहीं, मुझे ऐसा अभी तक तो एहसास नहीं हुआ कि मुझे लेना चाहिए। और शायद मैं ले भी नहीं पाता, क्योंकि जॉब के बाद मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं कोचिंग करूं और उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करूं। तो दोनों मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं इसलिए नहीं लिया। लेकिन हो सकता है कि उनका बेसिक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, किन्हीं को प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो उनके लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन एट लास्ट आपको मैटर वही करेगा कि आपने खुद कितना सेल्फ स्टडी किया, खुद अपने ऊपर कितना मेहनत किया। ओके सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन, जो भी एस्पिरेंट सर आपको सुन रहे हैं, सर आप फर्स्ट बार में सर बीपीएससी सर आपने क्रैक कर दिया है, तो सर उनके लिए सर आपके 2 शब्द क्या होंगे मोटिवेशन के? मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, तो एटलीस्ट ये सीखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास अगर इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट है, तो वो ये भी सीख सकते हैं कि अभी इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट लोगों के लिए उतना बिग रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि अभी लोगों के पास मटेरियल्स है। तो कहीं ना कहीं हम, मुझे लगता है ऐसा कि इक्वल लेवल प्ले जो होता है वो प्रोवाइड हो रहा है लोगों को। तो हाँ, डिजिटलाइजेशन के वजह से यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं, तो लोग उन सब का हेल्प लेके कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एटलीस्ट अपना एक बार बेस्ट देना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि मतलब ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मुझसे नहीं होगा, अपना बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच आलोक रंजन सर, बहुत ही प्रोसेस में आपने निकाला। एक बार फिर से आपको बहुत सारी कंग्रेचुलेसन्स, बधाइयाँ। तो दोस्तों, आलोक रंजन सर है हमारे साथ और इनका रैंक जो है 84 है। सर को ऑडियो अलर्ट हो रहा है,
तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। और सर आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जैसे कि हमें इंटरव्यू शूट करने से पहले आपने बताया कि अभी पीएससी की तरफ आपको जाना है, तो इस बार से विश करते हैं और प्रे करते हैं कि आने वाले समय में अभी पीएससी क्रैक करें और IAS बने प्रॉपर। आपके साथ एक और साक्षात्कार करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। जरूर जरूर, थैंक यू।